वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, खास करके जो नवनियुक्त कर्मचारी है चाहे किसी भी विभाग में हो। आप आरजेएसएस का संबंध में जितनी भी जानकारी, लेटेस्ट जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले बात तो आरजेएसएस की अलग से एक वेबसाइट है जिस पे आप अपना आरजेएस संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें आरजेएसएस एक मोबाइल ऐप भी है जिसके माध्यम से आरजेएसएस कनेक्ट मोबाइल ऐप है, उसको आप मोबाइल में इंस्टॉल करके आरजेएस संबंधी कई सारी जो भी सुविधाएं आप मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आरजेएस संबंधित जितनी भी आपकी क्वेरीज है, आशा करता हूँ अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो सारी क्वेरीज आपकी समाधान मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आरजेएस से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट या इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं आपको साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि वृद्ध पेंशनर्स को मिली राहत, यानी आरजेएस के अंतर्गत जो भी पेंशनर्स वगैरह है वो विटामिन की, मिनरल्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की दवाइयाँ भी है वो अब ले सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो आरजेएस संबंधित जो अपडेट है कि विषम परिस्थितियों में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी है उनको आरजेएस के तहत राहत मिली है, जिसमें फेफड़े, किडनी और त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए आरजेएस के तहत निःशुल्क विशेष पैकेज दिए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा राजस्थान सरकार का जो बजट है 2024-25 का, उसमें आरजेएस लाभार्थियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। पहली राहत तो ये है कि सीजीएचएस की तर्ज पे जो आरजेएस के अंतर्गत है, मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला या पुरुष कार्मिक अपने माता पिता, अपना सास ससुर में से किसी एक का विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। अब मान लो किसी के माता पिता सक्षम है तो वो अपने सास ससुर को मेडिक्लेम में आरजेएस के अंतर्गत है वो चुन सकते हैं, उसके लिए विकल्प है वो उपलब्ध हो गया है। अब इसके अलावा आरजेएस की सुविधाओं का जो भी दायरा है वो बढ़ाया गया है, जिसमें आरजेएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों, जिसमें स्वायत्त शासित संस्थाएं, बोर्ड, निगम या विश्वविद्यालय, उनके कर्मचारी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आरजेएस कार्ड धारक कार्मिकों और पेंशनरों की जो आउटडोर की सीमा है, जो पहले 20,000 थी, उसको बढ़ा करके 30,000 पर एनम यानी प्रतिवर्ष कर दी गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है, राहत है। इसके अलावा आरजेएस में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य दवाइयाँ हैं वो भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आरजेएस के अंतर्गत लंग्स यानी फेफड़ों के, किडनी के और स्किन संबंधित बीमारियां हैं उनके भी विशेष निःशुल्क पैकेज है वो उपलब्ध होंगे। और आरजेएस के अंतर्गत जो भी पेंशनर्स है उनके लिए भी राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है कि पेंशनर्स की जो आउटडोर की चिकित्सा सुविधा है वो पहले 20,000 थी, उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिए। नॉर्मल 30,000 है और पेंशनर्स के लिए 50,000 कर दी गई है। इसके अलावा राजकीय उपक्रमों, जिसमें स्वायत्त शासित संस्थाओं, बोर्ड, निगम वगैरह, विश्वविद्यालय आदि कि अगर आरजेएस कार्ड पेंशनर की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को भी आरजेएस के अंतर्गत जो उपलब्ध सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट है कि आरजेएस कनेक्ट ऐप, मैंने आपको पहले बता दिया शुरू में कि आरजेएस कनेक्ट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर विभिन्न प्रकार की आप सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जो आप एक तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे अगर आप ओपन करेंगे आरजेएस की साइट, उससे बढ़िया है कि आप आरजेएस कनेक्ट ऐप है वो आप ले लें प्ले स्टोर से। अब उसमें आप कार्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें अपना जो भी कार्ड की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, मेंबर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आरजेएस से जुड़े जो भी अस्पताल की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन आप अपलोड करना चाहें, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ अपनी पर्ची कटवाते हैं तो वो अपलोड करने का जो है वो भी आप आरजेएस कनेक्ट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत मॉड्यूल में है और लेन देन ट्रैकर, यानी आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ, 25,000 की 30,000 की आपकी जो भी लिमिट है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। जो मोबाइल का आरजेएस कनेक्ट ऐप है उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि कोई कार्मिक है वो 1/1/2004 के बाद में अगर नियुक्त है तो क्या उसे ओपीडी की जो सुविधा है वो मिलेगी। तो आरजेएस के अंतर्गत है वो 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक है उनको भी कैशलेस ओपीडी की सुविधा है वो दे है। अब आरजेएस के लिए सुविधा के लिए क्या क्या जरूरी है, यानी कौन कौन पात्र होते हैं। तो पहला तो राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारी जो भी है, इसके अलावा अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है या कर्मचारी अगर कोई पेंशनर है तो वो भी आरजेएस का लाभ ले सकते हैं। उनके लिए एक तो जनाधार आवश्यक होगा, एसएसओ आईडी उनकी होनी चाहिए, आरजेएस कार्ड उनका होना चाहिए, तो कार्ड तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और निजी या राजकीय जो भी अनुमोदित अस्पताल है, चिकित्सालय, वहाँ आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आपको आरजेएस का पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि आरजेएस के अंतर्गत कैशलेस सुविधा, चिकित्सा सुविधा के साथ साथ समस्त सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकानों और जो अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर है, यानी जो भी फार्मा है उसकी लिस्ट भी आपको इस वेबसाइट पे भी आपको सारी लिस्टें यहाँ मिल जाएगी।
कौन कौन से हॉस्पिटल आरजीएसएस के अंदर इम्पेनल्ड है, इसके अलावा कौन कौन सी जो भी मेडिकल फार्मा है, किस किस सिटी में कौन कौन सी मेडिकल है, वो आप फार्मेसी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप एक हेल्प डेस्क, एक ईमेल आईडी है helpdesk.rjss@rajasthan.gov.in, इस पर आप संपर्क करके अपनी समस्या है वो बता सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी 181 है, मैं आपके और बता दूंगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की, आरजीएसएस कार्ड में अगर परिवर्तन करना है तो आरजीएसएस कार्ड में ही आप जैसे लॉगिन करेंगे एसओसो में जाकर के, तो वहाँ एडिट मॉड्यूल का ऑप्शन उपलब्ध है। उस एडिट मॉड्यूल में आप जाकर के अपने मेंबर्स की जो भी एडिटिंग कर सकते हैं, यानी मेंबर ऐड करना चाहें, मेंबर को हटाना चाहें, अगर मान लो 25 साल की उम्र हो जाती है और वो या बेटी है उसकी शादी हो जाए या और कोई सी कार्मिक क्रम फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको ऐड करना है या उसको डिलीट करना है, मेंबर को हटाना है, तो वो सारा काम आप एडिट मॉड्यूल जो दिया हुआ आरजीएसएस में, वो आप बिना कहीं मित्र के जाए खुद भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो भी आरजीएसएस कार्ड है किसी दूसरे रिश्तेदार को उपयोग के लिए नहीं दें। एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और कई जो भी कर्मचारी हैं उनके कार्ड है वो इस कारण से ब्लॉक भी हुए, दूसरे लोगों ने इस्तेमाल किया। एक रोचक जो भी केस सामने आया था कुछ दिन पहले कि किसी व्यक्ति ने, जो कर्मचारी था, उसने अपना आरजीएसएस कार्ड है किसी दोस्त को दे दिया और वो दोस्त है उसके नाम से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उस दोस्त की कोई किस्मत ठीक नहीं थी और वो उसकी डेथ हो गई। तो आरजीएसएस कार्ड के नाम से उस कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट बन गया, जबकि वास्तव में जो व्यक्ति दूसरा था, लेकिन कार्ड आरजीएसएस का था और उसका कार्ड का जो भी कार्ड है वो एक तरह से उस कार्ड में डेथ एम्प्लॉय के नाम से वो सारा अपडेट हो गया और इस तरीके से बहुत बड़ी समस्या होगी और उस व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई भी हुई। तो ऐसी स्थिति नहीं आए तो आरजीएसएस कार्ड का है वो अपने रिश्तेदारों को उपयोग करने नहीं दें, ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि फैमिली के उपचार के लिए उपयोग में लें, किसी अन्य को दुरुपयोग के लिए नहीं दें। इसके अलावा आरजीएसएस के अंतर्गत गंभीर आपात स्थिति में जो अंग प्रत्यारोपण है, यानी जो ट्रांसप्लांट ऑफ बॉडी पार्ट्स है, वो भी इसमें शामिल किया गया, कवर किया गया। इसके अलावा आरजीएसएस लाभार्थी है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है या सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है जनाधार। आपको आरजीएसएस में मेंबर अगर ऐड करना है, उसको डिलीट करना वगैरह, खास करके जब ऐड करना है तो वो मेंबर आपके जनाधार में होना जरूरी है, तभी आप उसका अपडेट है वो कर पाएंगे। और जनाधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि जो भी ओटीपी वगैरह की सुविधा है, आप कैशलेस सुविधा चाहते हैं तो आपको बार बार ओटीपी का काम पड़ेगा और ओटीपी आपके जनाधार से जुड़ा हुआ मोबाइल है उसमें आएगा। तो जनाधार से मोबाइल नंबर अपडेट हो, ये जरूर होना चाहिए। तो कैशलेस सेवा प्राप्त करने के लिए जनाधार में अपना मोबाइल नंबर है वो जरूर अपडेट कराएं अगर नहीं किया हुआ है तो, और अगर किया हुआ है तो उस मोबाइल नंबर को आप एक्टिव रखें। कई बार एक से ज़्यादा नंबर होने के कारण किसी नंबर को आप बंद कर देते हैं या रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो धीरे धीरे नंबर वो बंद होकर के किसी और कॉल आउट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके अगर जनाधार से जुड़ा हुआ कोई भी मोबाइल नंबर है तो वो आप अपने पास जरूर रखें, उसको एक्टिव रखें। अब एक और प्रश्न है कि अगर मैं एक अविवाहित महिला कर्मचारी हूँ, मुझे आरजीएसएस का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है और वो अविवाहित है नहीं और कर्मचारी है, तो उसको आरजीएसएस लाभ लेने के लिए सीधी सी बात है उसका जनाधार होना चाहिए और आरजीएसएस पोर्टल पे जाकर के स्वयं की एसओसो आईडी में जाकर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, पहली बार कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखे, तो वो आप सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए सीधी सी बात है कि आपका जनाधार अपडेट होना चाहिए, आपकी एसओसो आईडी होनी चाहिए, और अगर आपकी एसओसो आईडी सिटीजन वाली बनी हुई और आप अभी कर्मचारी लगे हैं तो पहले आपकी सिटीजन आईडी को गवर्नमेंट आईडी में मर्ज करना पड़ेगा, उसका भी मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। उसके बाद आप अपने एसओसो में जाकर के जनाधार से डाटा फैच करेंगे तो आपका जो भी आरजीएसएस कार्ड है वो बन जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो सवाल बुजुर्ग से संबंधित है कि मेरी बड़ी बेटी का विवाह 2 महीने पहले हुआ है, मुझे उसका नाम मेरे आरजीएसएस कार्ड से हटाना है, ये कैसे होगा? अब ये भी एक समस्या कई लोगों की आ रही है कि या तो परिवार का मेंबर कोई है जिसकी उम्र ज़्यादा होगी और उसका नाम है, उस कारण से भी कई लोगों का कार्ड ब्लॉक हो रहा है। और एक जो अलग तरह की समस्या आ रही है कि जैसे बेटा या बेटी है लेकिन उसके जेंडर या रिलेशन में नाम है वो जैसे सन या डॉटर की जगह अगर स्पाउस कर लिया। ऐसे 2 केस मेरे सामने आए और एक साथी जिनके इमरजेंसी में ये समस्या आई तो उनका कार्ड अचानक ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक होने के बाद में जब कार्ड को चेक किया तो उसमें आ रहा है कि कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, उसका कारण है कि मल्टीपल स्पाउस। अब मल्टीपल स्पाउस का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा जीवन साथी, और वो कब हो रहे हैं कि जो पुत्र या पुत्री का नाम है उसके आगे सन या डॉटर की जगह स्पाउस अगर सेलेक्ट हो जाता है तो पत्नी तो स्पाउस के रूप में है ही,
एक और मेंबर परिवार अगर स्पाउस ग्रुप में आ जाता है तो वो मल्टीपल स्पाउस में आ जाता है और वो कार्ड है वो ब्लॉक हो गया। कई साथियों के ऐसे ब्लॉक हो रहे हैं, तो आप अपना आरजीएसएस कार्ड है वो उसको उपयोग में लेते रहें, चेक करते रहें। और अगर ब्लॉक हो जाता है तो आपको पूरा प्रोसेस कैसे करना है, मैंने पूरा एक विस्तार से लाइव वीडियो बना रखा है कि आरजीएसएस कार्ड को अगर ब्लॉक हो गया है तो अनब्लॉक कैसे करेंगे, तो वो आप जरूर देखें अगर आवश्यकता है तो। इसके अलावा अब जैसे मान लो किसी की बेटी की शादी होगी तो उसका आरजीएसएस में एडिट मॉड्यूल है, जिसमें जाकर के आप किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। ऐड करने के लिए वो आपके जनाधार में होना जरूरी है, हटाने के लिए आप पहले से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हटाने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से वो जुड़ा हुआ है तो आप उसको आसानी से हटा सकते हैं, जो भी कारण है उसको आप मेंशन करके। अब और एक इम्पोर्टेंट है कि कोई कार्मिक अगर अवैतनिक अवकाश पर रहता है, ऐसी स्थिति में उसको वेतन नहीं मिलेगा, तो उसकी आरजीएसएस की कटौती कैसे की जा सकती है। तो अब एक तो ये है कि अगर मान लो कोई कार्मिक है कुछ समय के लिए अगर अवैतनिक अवकाश पर रहता है, तो उसकी जो भी सैलरी जब भी बनेगी उस सैलरी में से उसको एरियल के रूप में वसूल कर दिया जाएगा। यानी वो एरियल के रूप में पुरानी या पिछली जो भी आरजीएस की कटौती कर बकाया है उसको वो जमा कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मैंने आरजीएसएस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, क्या ये संभव है। तो परिवार में परिवर्तन तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि मान लो कोई कर्मचारी है जो विवाह है अविवाहित है, बाद में उसकी शादी हो जाती है, तब भी उसको अपना आरजीएसएस कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, उसकी पत्नी का नाम जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में अगर मान लो उनकी संतान होती है या और कोई अगर चेंज हो जाता है फैमिली में, तो अपडेट का ऑप्शन हमेशा शुरू है। अब इसमें आरजीएसएस में एडिट का मॉड्यूल उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप अपने परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। अगर भूलवश कोई सदस्य जुड़ा हुआ है या कोई ऐसा सदस्य है जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है, या वो आर्थिक रूप से सक्षम है यानी 6,000 से ज़्यादा उसकी इनकम है और वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको भी आपको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एडिट मॉड्यूल जो है उसमें आप किसी भी परिवार के मेंबर को जोड़ना या हटाना ये संभव है, और जोड़ने के लिए शर्त ये है कि वो आपके जनाधार में होना जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न कि मेरे पापा का आरजीएसएस कार्ड बना हुआ है, क्या उससे मेरी बहन का इलाज हो सकता है। तो बिल्कुल आरजीएसएस के अंतर्गत पूरा परिवार जो भी आरजीएसएस कार्ड में शामिल है उसका कैशलेस इलाज होता है। अब शर्त वही है कि आप 25 साल से या ज़्यादा, या अगर शादीशुदा अगर कोई लड़की है तो उसका मामला अलग होगा, जिसको मैं आगे विस्तार से बता दूंगा। अब एक और सवाल कई साथियों का हो सकता है कि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है और वहीं दोनों की अलग अलग कैटेगरी है, मान लो अलग अलग विभाग भी हो सकते हैं, एक ही विभाग में अलग अलग पद पे हो सकते हैं, तो दोनों के माता पिता का इलाज किस कैटेगरी से होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस अधिकारी या कर्मचारी की एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन किया गया उसी से इलाज होगा, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के जो मेंबर दूसरा है वो उसमें है ऑलरेडी, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसी रजिस्ट्रेशन से दोनों का जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह वो होगा। अब एक जो प्रश्न है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिनका कि बेटा बहुत टेंशन में हूँ, मेरी तेरी दादी को हार्ट की बीमारी है और डॉक्टर ने इलाज का 5 लाख खर्च बताया है, तो क्या करूँ। तो अगर मान लो कोई भी कर्मचारी या कोई भी बुजुर्ग है, अगर वो आरजीएसएस में शामिल है, तो आरजीएसएस के कर्मचारी या उनके परिवार के लिए जिनमें आरजीएसएस में अगर है तो उसमें दादी का इलाज भी उसमें हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर वो आरजीएसएस कार्ड में मेंबर है तो उनका इलाज हो जाएगा। एक और अक्सर सवाल जो पूछा जाता है कि छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकों के संबंध में, तो इसके अंतर्गत टीकाकरण राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होते। यानी टीकाकरण गर्भवती महिलाओं या बच्चों का है वो आरजीएसएस के अंतर्गत नहीं है, तो उसके लिए आपको अगर जरूरत है तो अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट जो अपडेट है कि आरजीएसएस के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली से भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं, इसे भी अब आरजीएसएस में शामिल कर लिया गया है। कई साथी ऐसे या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको होम्योपैथी चिकित्सा पर ज़्यादा विश्वास होता है, तो वो आरजीएसएस के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ होम्योपैथी का इलाज भी वो इसी के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो महिलाओं से संबंधित है कि आरजीएसएस के तहत अनुमोदित अस्पतालों में डिलीवरी या सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। यानी डिलीवरी केस में क्या आरजीएसएस काम आ जाएगा, या सिजेरियन होता है जहाँ ऑपरेशन की नौबत आती है, तो बिल्कुल आरजीएसएस के अंतर्गत मातृत्व कल्याण की सुविधा है वो दी जाती है, जिसमें सिजेरियन या डिलीवरी जो है वो सब उसमें शामिल है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके हैं, तो टीके का पहले ही बता दिया कि टीकाकरण है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो टीकाकरण के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि आरजीएसएस के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची ही मान्य है या फिर कोई भी आरएमसी के डॉक्टर की पर्ची चल जाएगी। तो अब आप अगर आउटडोर इलाज करवा रहे हैं तो आपको सरकारी कर्मचारी या सरकारी चिकित्सक है उसी की पर्ची है वो मान्य होगी।
अब एक और इम्पोर्टेंट जो जानकारी कि आरजीएसएस के अंतर्गत कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं या कौन लाभ ले सकते हैं। तो लाभार्थी में कौन कौन आएंगे, तो लाभार्थी के अंतर्गत या तो कोई कर्मचारी या कोई पेंशनर या कोई फैमिली पेंशनर जो आरजीएसएस श्रेणी 7 में आरसीएस पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशनर और फैमिली पेंशनर ये आ सकते हैं। अब परिवार में कौन कौन शामिल होंगे या परिवार की क्या परिभाषा होगी, मैंने इसके संबंध में एक विस्तार से वीडियो भी बना रखा है जिसमें ये जो परिशिष्ट 14 की बात की गई वो भी मैंने बता रखा है। तो परिवार में शामिल एक तो कर्मचारी खुद है, उसकी पत्नी या पति यानी स्पाउस जीवन साथी, अगर महिला कर्मचारी है तो उसका पति, पुरुष कर्मचारी है तो उसकी पत्नी या परिवार में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्णतः आश्रित संतान है। अब संतानों में आयु संबंधी क्या प्रावधान है वो भी आगे देखेंगे। तो एक तो पूर्णतः आश्रित संतान है जो पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर हो। दूसरा कानूनी रूप से गोद ली गई संतान, अगर कानूनी रूप से तलाकशुदा या विधवा बेटी है वो भी इसी में शामिल है, तो ये भी आरजीएसएस के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा आश्रित संतान में बेटा अगर 25 साल की उम्र पूरी करने से पहले उसमें शामिल है, अगर 25 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो उसका नाम हटा लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। या विवाह होने तक अगर उसकी शादी हो गई है, अलग परिवार हो गया, तो भी उसका नाम हटा लेना चाहिए। या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित करने हैं। अब निर्धारित आय का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप एक बार अगर डिटेल में जानना चाहते हो देखें। बाकी सामान्य रूप से 6,000 रुपये प्रति माह की अगर किसी की आय है तो वो इस श्रेणी में आ जाता है। इन तीनों में से जो भी पहले हो, मान लो शादी पहले हो जाती है तो भी उसका नाम हट जाएगा, और अगर मान लो 25 साल की उम्र हो जाती है तो भी उसका नाम हट जाएगा, और अगर वो निर्धारित आय प्राप्त कर रहा है तो भी उसका आरजीएसएस कार्ड में सदस्य नहीं हो सकता। तो जो भी पहले होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा आश्रित संतान में बेटी विवाह होने या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित करने तक, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक परिवार की सदस्य हो जाएगी। और अगर मान लो कोई विकलांग पुत्र पुत्री है, यानी स्थायी विकलांगता से पीड़ित अगर पुत्र पुत्री है तो वो हमेशा आश्रित ही माना जाएगा। उसमें एज का क्राइटेरिया है वो काम नहीं आएगा, यानी वो 25 से ज़्यादा साल का भी है और अगर स्थायी विकलांग है तो वो आरजीएसएस के अंतर्गत है, वो मेंबर रह सकता है। अब माता पिता में सौतेले माता पिता को छोड़कर यानी जो भी कर्मचारी है उसके माता पिता भी उसमें शामिल है आरजीएसएस में, चाहे वो कहीं भी रहते हो। ये भी है, माता पिता को आश्रित तभी माना जाएगा। अब इसमें भी एक है कि माता पिता को आश्रित तभी माना जाएगा जब उनकी सालाना आय परिशिष्ट 14 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। अब मान लो माता पिता कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, पेंशनर है, और कर्मचारी भी पेंशनर, उसके माता पिता भी पेंशनर है, या कर्मचारी सेवा में है, माता पिता पेंशनर है जिनको 6,000 से ज़्यादा प्रति माह इनकम है, तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। बाकी सामान्य माता पिता है वो सब इसमें शामिल होंगे चाहे वो कहीं रहते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक और सवाल है कि मैं आरजीएसएस का पंजीकरण तो मैंने करवा लिया लेकिन मुझे अभी कार्ड नहीं मिला है, तो मैं क्या करूं। तो कार्ड अलग से डिस्पैच होकर नहीं आता है, आपको जो आरजीएसएस का जो पोर्टल है उस पर खोल करके आप अपना कार्ड है, ई कार्ड है, आप उसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कलर में पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं पीडीएफ रूप में, आपको कहीं भी है rgss.rajasthan.gov इस पर जा करके अपना कार्ड है वो आप कर सकते हैं। या सीधी सी बात है, आप एसओसो आईडी में जा करके अपना आरजीएसएस खोलेंगे, इसमें कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन है जिसमें ई कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब लाभार्थी कौन हो सकते हैं या परिवार में कौन शामिल है, तो परिवार का काफ़ी हद तक तो बता दिया, फिर भी इसमें और है कि आरजीएसएस श्रेणी बी के अंदर 5B के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा पेंशन भोगी की पत्नी या पति है वो शामिल है परिवार में। आश्रित संतान में अविवाहित पुत्री या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग से अगर पीड़ित पुत्र है जो जीविका उपार्जन में असमर्थ है, यानी आय के मामले में वो दायरे में है, तो वो इसमें शामिल होगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात कि एक आरजीएसएस कार्ड पे कुछ संख्या लगी आती है, वो क्या होती है, तो वो आरजीएसएस की यूनिक आईडी है, वही आरजीएसएस के नंबर है जो आपकी पहचान है, तो वो आप आरजीएसएस नंबर है वो अगर याद है तो जहाँ भी हॉस्पिटल में जाएंगे उसी से काम होता है। तो ये आरजीएसएस कार्ड पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आरजीएसएस कनेक्ट ऐप के संबंध में, इस तरीके से ये मोबाइल में आप आरजीएसएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और वहाँ जाकर के एक बार आप लॉगिन करने के बाद में आपको डाउनलोड आरजीएसएस ई कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अपनी डिटेल्स है वो अपडेट जन आधार से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और भी आप अपनी लिमिट देख सकते हैं। आसपास के जो भी फार्मेसी है, आरजीएसएस इम्पैनल हॉस्पिटल लिस्ट वगैरह है, वो सारी आप अपने फ़ोन में इस ऐप के माध्यम से आरजीएसएस कनेक्ट ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। तो और अगर मान लो आपको और भी कोई किसी तरह की समस्या है तो एक हेल्पलाइन नंबर इसका है, टोल फ्री नंबर है 181। तो आपको किसी भी तरह की समस्या है आरजीएसएस से संबंधित तो 181 पे कॉल करें। जैसे मान लो कार्ड ब्लॉक हो गया तो भी आपको 181 पे कॉल करके उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। और डॉक्टर से परामर्श और जो भी उपचार है तो आरजीएसएस अनुमोदित अस्पताल में ही जाएं। अगर आप आरजीएसएस इम्पैनल हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे
तो आपको आरजीएसएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इमरजेंसी की बात अलग है, तो वहाँ पर आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा अगर आप उसका रीइंबर्समेंट करवाना चाहे तो। बाकी सामान्य रूप से आरजीएसएस इम्पेनल हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं कैशलेस मिलेगी, आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ई कार्ड है, आप कभी भी कहीं भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अपने पीडीएफ ग्रुप में रख सकते हैं। और कैशलेस उपचार में आपके कोई भी असुविधा नहीं हो, इसके लिए आप अपने जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट रखें। और मैंने पहले बता दिया कि मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रखें, यानी चालू रखें। ऐसा नहीं हो कि इनकमिंग वगैरह सारी बंद हो कई महीनों से और वो मोबाइल नंबर किसी को अलॉट हो जाए, तो ये जरूर ध्यान रखें। और अनजान व्यक्ति को कभी भी अपना जो आरजीएसएस कार्ड है वो नहीं दें, और ना ही किसी से ओटीपी वगैरह है वो शेयर करें, क्योंकि आजकल आपको होता है बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और ओटीपी अपना कोई भी है तो वो किसी अन्य को शेयर नहीं करें। और अगर आरजीएसएस का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। तो आरजीएसएस में जो भी निर्धारित नियम है उसी के अनुसार उसका पालन करें। इसके अलावा आरजीएसएस लाभार्थी यानी जो भी कर्मचारी है वो अपनी एसएसओ आईडी में जाकर के आरजीएसएस पोर्टल पर जाकर के अपनी आईपीडी और ओपीडी की जो भी लिमिट है वो आप देख सकते हैं। खास करके आईपीडी की लिमिट तो कम ही शो होती है, लेकिन ओपीडी की लिमिट है वो आप जैसे जैसे आरजीएसएस में अपना इलाज करवाएंगे उसमें से जो भी बिल है वो आपको शो हो जाएंगे, कितना उसमें डिडक्ट हो गया वो भी आपको शो हो जाएगा। और अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड या ओटीपी है वो किसी को शेयर नहीं करें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि मेरे पति सेवारत कर्मचारी है, क्या मैं आरजीएसएस कार्ड में का इस्तेमाल अपने भाई के लिए करवा सकती हूँ? यानी कोई महिला है उसके पति कर्मचारी है तो क्या अपने भाई के लिए यानी कर्मचारी के साला का इलाज करवा सकते हैं? तो वो नहीं करवा सकता, क्योंकि वो उसके परिवार के मेंबर नहीं है। परिवार के मेंबर का ही इलाज करवा सकते हैं। अगर आप इसमें किसी अन्य का इलाज करवाते हैं तो वो आपका कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा और कर्मचारी पे आपकी कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं करें, आरजीएसएस कार्ड में जो मेंबर है उन्हीं का इलाज करवाएं। और अगर आपके पास में स्मार्टफोन है, और लगभग सभी के पास में स्मार्टफोन है, तो आप आरजीएसएस कनेक्ट ऐप है वो डाउनलोड जरूर करें, उसका उपयोग करें। इसके अलावा अगर आपके किसी भी तरह के आरजीएस से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आपके अलग अलग तरह की ईमेल आईडी और जो हेल्पलाइन नंबर है, तो हेल्प डेस्क नंबर है 181 है, इस पर आप कॉल करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी जो भी समस्या है वो समाधान हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य रूप से अगर आप मेल करना चाहें तो pd.rajasthan@rajasthan.gov.in इस पर क्लिक करें। इसके अलावा इसका जो मेन ऑफिस है वो है डी ब्लॉक 2nd फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर। अब राजस्थान जो आरजीएसएस है उसमें एक और इम्पोर्टेंट जो लोगों या कर्मचारियों के लिए सुविधा दी गई है कि अगर आप सर्विंग एम्प्लॉय है यानी आप सेवा में कर्मचारी है तो आपको एक अलग ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है अगर आपका कार्ड ब्लॉक या और कोई समस्या होती है तो। अगर आप पेंशनर है तो उसके लिए अलग से पूरी ईमेल आईडी दी हुई है, और सामान्य सहायता के लिए अलग से ईमेल आईडी दी हुई है। तो अगर आप सर्विंग एम्प्लॉय है यानी सेवारत कर्मचारी है तो आपको helpd.serving.rgss@rajasthan.gov.in इस पर आपको कोई भी ईमेल करना है। इसके अलावा अगर आप पेंशनर है या आपके परिवार में कोई पेंशनर है और उनके संबंधित आरजीएस से संबंधित अगर कोई समस्या है तो helpd.pensioner.rgss@rajasthan.gov.in इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। और सामान्य सहायता के लिए आप helpdesk.rgss@rajasthan.gov.in इस पर आपको मेल करना है। तो ये तीनों ईमेल अलग अलग है, सेवारत कर्मचारियों के लिए अलग है, पेंशनर्स के लिए अलग है, और सामान्य जो भी सहायता है उसके लिए है। और एक टोल फ्री नंबर मैंने पहले बता दिया 181 है, इस पर आप कभी भी कॉल करके आप अपनी समस्या रख सकते हैं। कार्ड ब्लॉक होता है तो भी आप इसी नंबर पे आपको जा करके इसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ से जब वो अनब्लॉक करेंगे तब आप उस कार्ड में जो भी कमी है उसको आप एडिट कर लें। पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, कार्ड को कैसे अनब्लॉक करेंगे वो आप जरूर देखें अगर आवश्यकता हो तो ये थी पूरी जानकारी आरजीएसएस के संबंध में। आशा करता हूँ आपकी आरजीएस से संबंधित सारी जो भी डाउट्स है काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी मैंने आरजीएसएस के संबंध में पूरा एक ग्रुप में बना रखा है या एक प्लेलिस्ट बना रखी है आरजीएस से संबंधित। तो आरजीएस से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।